बंगाल और हरियाणा की खबर के बाद आइए आपको अब महाराष्ट्र का बताते हैं सियासी आलम इस वक्त क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है शिवाजी महाराज की जो 35 फीट ऊंची प्रतिमा थी और जो गिर गई तूफान के अंदर, उसको लेकर के जो राजनीति चल रही है। आज महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता, मतलब कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सभी ये मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक एक मोर्चा निकाल रहे थे और इसको मोर्चे को नाम क्या दिया गया था, जरा ये सुनिए आप। इस मोर्चे को नाम क्या दिया गया था? जूता मारो आंदोलन। जूता मारो किसको? भाजपा वालों को, भाजपा की सरकार को। क्यों? कि इन्होंने महाराज शिवाजी महाराज का अपमान किया, ऐसी मूर्ति लगाई जो कि कुछ महीनों के अंदर ही, कुछ हफ्तों के अंदर ही जलमग्न हो गई। अब यह मामला बड़ा संवेदनशील है। इसका अंदाजा आपको इस बात से लग गया होगा कि इस पूरी घटना के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार महाराष्ट्र गए कोई सभा में, तो उस सभा में जाते ही उन्होंने सबसे पहले शिवाजी महाराज से माफी मांगी और एक बार नहीं, तीन बार कहा ये मेरे संस्कार है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ हुआ है। शिवाजी महाराज हमारे लिए केवल एक शासक नहीं थे, वो हमारे लिए देव तुल्य है। तो वो भी समझ रहे हैं कि इस घटना का की प्रतिक्रिया हो सकती है, चुनाव वहां पर आने वाले हैं और ये बात विपक्ष से अच्छी कौन जानेगा जो इस बात को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। अब यहां पर इसमें कई रिएक्शंस आए हैं। इसमें अरविंद सावंत जो सांसद हैं उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के नेता है उन्होंने भी इस पर बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले से निकलेगी कैसे, सवाल सबसे बड़ा ये है। तो आपको सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री का रिएक्शन हमारे पास है? तो पहले प्रधानमंत्री का जो उन्होंने कहा था सभा में वो सुनाए और उसके बाद अरविंद सावंत शिवसेना से, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले कांग्रेस पार्टी से क्या बोले, सुने। महाराष्ट्र को बार बार अवमानित कर रहे हैं। जब हमारा वहां जो राजकोट पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ तो हमारा हृदय भी छिन्न विछिन्न हुआ। महाराष्ट्र का हृदय छिन्न विछिन्न हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र की आस्था है। उस आस्था को ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद भी अगला सवाल न पूछना, इसके लिए पहले ही जवाब देता हूं। इन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी, दाम्भिकता है। आज माफी मांगते हो क्या? मणिपुर की माफी आज तक मांगी क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्यता है? मणिपुर वाली जो घटनाएं हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्य होती थी। अब रही बात इस विषय पर, हम शांततापूर्ण वहां जाकर अभिवादन करना चाहते हैं। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले से कहा कि जो हुआ वो महाराष्ट्र को अपमानित करने की बात है। अब उस अपमान में जख्म पर नमक छेड़ने का काम अगर सरकार और पुलिस करती है तो शर्म आती है हमें। उनको खुद को शर्म आती है क्या? पूछो पहले। सरकार की जो है मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सर वो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, लगातार माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हजारों बार अगर माफी मांगनी होगी तो मांगेगा। प्रधानमंत्री ने भी माफी मांग लिया है तो फिर आदरणीय जो उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा ना, ये सत्ता जिहादी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को लगी हुई कीड़ है। ये 24 घंटे 365 दिन राजनीति करती। ये तो महाराष्ट्र की जनता का संताप है। महाराष्ट्र की जनता ने तो खुद को माफी मांग ली है क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये शिवद्रोही सरकार है। हमें पेशवाई का इतिहास पता था, लेकिन पेशवाई के विचारधारा के लोग आज सत्ता में बैठकर वो अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर सकते हैं और महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं था। अब महाराष्ट्र की जनता को पता हो चल गया है। इनके ही लोग, इनके ही सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मोदी से करते हैं, तो क्या यह अवमान नहीं है? मोदी और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना हो सकती है देश में? क्यों हमारा खून खवला रहे हैं ये लोग? महाराष्ट्र की जनता ये बार बार अगर ये इस तरह का व्यवहार ये करेंगे तो इनको घुसना भी बंद हो जाएगा, लोग मारेंगे इनको पकड़ के। हम नहीं चाहते महाराष्ट्र में फुले अम्बेडकर की विचारधारा है, इस तरह से जख्मों पे नमक ना डाले। मोदी जी हो या राज्य की सरकार हो, ये गलती ना करे। नेताओं का खून खौल रहा है। कितने टेम्परेचर पे खून खौलता है नेताओं का, समीर जी? इसमें एक बात मैं कर लूं, आपने सब लोग नाराज है वहां पर कि अपमान हो गया। शिवाजी महाराज किसके लिए देवतुल्य नहीं है? भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, जो शिवाजी महाराज की कसम नहीं खाता होगा? अब वो कह रहे हैं अपमान हुआ। अपमान का मतलब क्या होता है? जानबूझकर कोई ऐसा कदम उठाए, किसी की शान में कोई गुस्ताखी करे। देखिए, अब ये गलती हो सकती है, लेकिन क्या अपमान है? ये अपमान बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं थोड़ा एक इतिहास में दो चीजें बताता हूँ जूते मारो आंदोलन को लेके। हाँ, जूता मारो आंदोलन ये बाला साहेब ठाकरे ने शुरू किया था महाराष्ट्र के अंदर, और ये शरद पवार के खिलाफ किया था। शरद पवार मुख्यमंत्री थे
उस समय उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे ने कहा था मेरे शिवसैनिक रविवार को जूते मारे आंदोलन शुरू करेंगे और कांग्रेसियों के घर के बाहर उनके दरवाजे पे जूता बजाएंगे। आज उसी जूता मार आंदोलन और में शरद पवार शामिल हुए। उसके बाद दूसरा जूता आंदोलन कहा था उद्धव ठाकरे ने, जब राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर कहा था कि सावरकर माफी मांगने वाले व्यक्ति है, तब बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने, तब तो वो शिवसेना के थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्होंने कहा था राहुल गांधी को हम जूते मारेंगे महाराष्ट्र के अंदर। और जो महाराष्ट्र का कांग्रेसी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करता है उसे भी शिवसैनिक महाराष्ट्र के अंदर जूते मारेंगे। ये उद्धव ठाकरे ने कहा था राहुल गांधी के लिए। और आज वही उद्धव ठाकरे, वही शरद पवार आज महाराष्ट्र में कह रहे कि हम जूते मारे आंदोलन शुरू करेंगे। शिवाजी की प्रतिमा गिरी है, प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए माफी मांग चुके हैं, एकनाथ शिंदे कह रहे मैं 100 बार माफी मांगता हूं, देवेंद्र फडणवीस लिखित में माफी मांग चुके हैं, अजित पवार माफी मांग रहे हैं। ये आप सावरकर के लिए जब राहुल गांधी स्पष्ट कहते हैं कि वो तो माफी मीर थे गद्दारी की, तब आप कांग्रेसी माफी नहीं मांगते महाराष्ट्र से। और आज एक मूर्ति गिर गई है जिसकी जांच बिठा दी गई है, वो अरेस्ट हो गया है, जो व्यक्ति थे उनको निलंबित कर दिया गया है, सरकार ने जांच कमेटी बिठा दी है, इंजीनियर जो था उसका कर दिया सरकार ने। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को अपने इतिहास को देखना चाहिए कि उनके पिता ने किस पर्पस। मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं, ये क्या मुद्दा ऐसा है जिस पर आम जनता के मन में कोई बात आए, रिएक्शन हो? देखिए, सावरकर एक संवेदनशील व्यक्ति रहे महाराष्ट्र की जनता के लिए, शिवाजी तो राजा और भगवान से कम महत्व नहीं रखते महाराष्ट्र की जनता के लिए। अब चुनाव का समय आ गया है, जनता, उद्धव ठाकरे के पास, कांग्रेस के पास और शरद के पास कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार को कैसे घेरे। तो उन्हें लग रहा है कि अभी एक मूर्ति गिर गई है तो इसी मूर्ति की आड़ में अपन राजनीति कर लो और जनता को बहकाने का काम कर लो। एक बार मोदी जी का लोकसभा, आपने कहा ना माफी मोदी जी, वो वाकई सुनने लायक है वो बयान, जिस तरीके से उन्होंने सभा में माफी मांगी थी, सुनिए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। मोदी जी माफी मांग रहे हैं और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं इस गलती की माफी नहीं मिलेगी। नहीं, मोदी जी ने इसके आगे भी बोला है, आगे ये बोला है कि जो लोग वीर सावरकर का अपमान करते हैं उन्होंने कब माफी मांगी इस देश से, वो कब मांगेंगे। असल में ये जो देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 2023 दिसंबर में इसका लोकार्पण किया और ये गिरा है, वो शर्मनाक है। और उसमें प्रधानमंत्री का भी, प्रदेश सरकार का भी माफी तो बिना शर्त मांगना बनता ही था। और दिखा, उन्होंने एक बड़प्पन दिखाया, वहां कोई हिचक नहीं है कि हमसे गलती हुई है। लेकिन इस समय जो स्थिति हो रही है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है ये तो झूठा है। देखो, शिवाजी की मूर्ति गिरा दिया, इनका हिंदुत्व झूठा है, हमारा सच्चा है, यह स्थिति बन रही है। कांग्रेस भी शिवाजी के पक्ष में खड़ी हो गई है और एनसीपी भी खड़ी है और उद्धव ठाकरे भी खड़े। अब देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, यह देश को जानना जरूरी है कि कौन किसके साथ खड़ा है। एक तो इन्होंने उदाहरण दिया, जब मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे 2004 में, तो उन्होंने जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब यूपीए सरकार ने सावरकर जी की अच्छी लिखी हुई तख्तियों को उखाड़ के फेंकवा दिया कि तख्तियां यहां नहीं रहेगी, उनके जो कथन थे, और जब उसका विरोध हुआ तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सावरकर तो देश बांटने वाला है, ये तो पूरा उसका भाषण दिया। उसके बाद फिर बाला साहेब ठाकरे ने जूता मारो चलाया था और हम लोगों को याद है बजाबता एक पुतला उनका बना था, पहले जाके बाला साहेब ठाकरे जी ने उसको जूता पीटा था, उसके बाद शिव सैनिक जूता पीटे थे और समूचे महाराष्ट्र में जूता मारो अभियान चला था। उसके बाद जो इन्होंने कहा है ना
कि 17 सितंबर 2019 की यह घटना है, जब वो इनके साथ नहीं थे कांग्रेस, उसके उद्धव ठाकरे, उसी दिन का उनका भाषण है। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर को तो जूता से पीटा जाना चाहिए और राहुल गांधी तो बेवकूफ है, ये लोग जब सार्वजनिक रूप से पिटाएंगे तब इनको स्वतंत्रता संघर्ष के मूल्य इनको याद आएंगे। नहीं, ये उद्धव ठाकरे 2019, राहुल गांधी को भी यस, मैं कह रहा हूं 17 सितंबर 2019। अब आगे बढ़िए, क्या आज उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की हैसियत है कि राहुल गांधी को कहे कि यह बेवकूफ आदमी है, इसको सार्वजनिक रूप से पीटा जाना चाहिए, इसके बाद आजादी के संघर्ष का मूल्य याद आएगा? आप खड़ा होते। अब दूसरी बात पर आइए, छत्रपति शिवाजी। मैं ये पूछ रहा हूं कि शिवाजी का कोई भी समर्थक होगा, वो औरंगजेब के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो। मेली नहीं, इस देश में बहुत सारे मुसलमान हैं, उसके बाद है। अब मैं तीनों के बारे में कहता हूं। पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो आज जो इतिहास का विवाद है, उस समय इतिहास का लेखन आरंभ हुआ। आप चले जाइए इतिहास का ICHR में, आपको औरंगजेब को सेकुलर साबित करने वाले वॉल्यूम के वॉल्यूम पुस्तक मिल जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने तो मंदिरों को दान दी। विशंबर पांडे यहां रहते थे गांधी स्मृति में, और उनकी उन्होंने इस पर किताब लिखी और राजीव गांधी उसका विमोचन करते थे। कोई एक बताओ जो ICHR ने जो है उस समय शिवाजी पर काम कराया हुआ है। दूसरा प्रमाण, आप पार्लियामेंट से बाहर निकलिए, इस देश के किसी रोड को औरंगजेब रोड नाम रखने वाले कौन लोग हैं? क्या उन लोगों ने उसके आसपास कहीं छत्रपति शिवाजी के नाम से रोड रखा है? जो आज कह रहे हैं कि शिवाजी हमारे हैं, इस देश का जवाब देना चाहिए उनको। अब आ जाइए उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे की सरकार, मैं तो सबसे कल उस दिन भी एक जगह थे उनके प्रवक्ता, मैंने कहा कि मुझे जब से आपकी सरकार बनी है तब से अभी तक औरंगजेब के विरुद्ध उद्धव ठाकरे का एक बयान मुझे बता दिया जाए, अगर वो छत्रपति शिवाजी के समर्थक हैं तो एक बयान बता दीजिए इसके विपरीत। जब वहां मांग हुई, हालांकि ASI का स्ट्रक्चर है जो औरंगाबाद में औरंगजेब का जो मकबरा है और वहां एक कहे कि उसकी बड़ी हालत खराब है, फलाना हालत खराब है, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारी सरकार इसके लिए पैसे देगी। अब वो गया नहीं किया। नहीं, लास्ट एक बात, जब इनकी रिसर्च करके आया जब इनकी सरकार थी, और भी थी लेकिन आपने रोक दिया इसलिए, जब इनकी सरकार थी तो 28 फरवरी 2020 को विधान परिषद में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे नवाब मलिक। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मुसलमानों को शैक्षणिक और नौकरियों में आरक्षण के लिए विधेयक लाने जा रही है। वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बयान दिया। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैंने अभी इसका मन नहीं बनाया है, जब आएगा तो अपनी बात करूंगा। ठीक है। तो ये जो नीति है कि हम हिंदुत्ववादी हैं ना, ये कलई खुलना बहुत आवश्यक है। तो खून मतलब सब्जेक्ट देख के खोलता है ना, हाँ, जैसे वो बता रहे थे। नहीं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे से रास्ता दिखा दिया। पता नहीं क्यों भाजपा वाले भूल जाते हैं। उनको चलाना चाहिए अभियान में भी सावरकर। आज अगर उनको कोई रैली निकालनी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई और किसी ने जानबूझ के अपमान उनका किया नहीं, इतना साहस नहीं हो सकता। और जो लोग इतिहास को जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अगर पूरे देश में, महाराष्ट्र में शिवसेना और पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदवी स्वराज जिसको हम कहते हैं ना कि एक हिंदू राजा कैसा होगा, उसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है? ये देश हिंदू संस्कृति, संस्कार, राजधर्म पर चलने वाला है, तो पूरी तरह से उनके असल अनुयायी के तौर पर है। शिवसेना उन्हीं शिवाजी के आदर्शों को लेकर बनी, तो अगर उन शिवाजी के आदर्शों को लेकर बनी तो सावरकर को कोई माफी वीर कह देगा और आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप असली शिव सैनिक तो नहीं हो सकते हैं। और क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे तो संस्कार हैं, हमने माफी मांग ली, लेकिन जो लोग माफी वीर कहते हैं, अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या वो माफी मांगेंगे? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि जो
पॉइंट है अभी पॉलिटिकल पॉइंट के तौर पर कहें वो यही है, यहां भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी होगी उसके आधार पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और राजनीति तय होगी। सावरकर पर इतना तो हुआ था कि इलेक्शन के में सुना था शरद पवार जी ने राहुल गांधी से कहा था कि बस सावरकर बस पर मत वही बोलिएगा। नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं किया, उसके नहीं बाद नहीं, वो शरद बोले। पवार जी ने स्वयं बयान दिया कि हमने राहुल जी से आग्रह किया है कि हमारे यहाँ सावरकर जी का बहुत सम्मान है, आप नाम न लीजिए, तो उन्होंने मेरे से वायदा नहीं, किया लेकिन है। भाजपा को पूछना चाहिए ना भाई, वो भले नाम नहीं ले रहे, वो मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा मुकदमा है लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सावरकर को भारत रत्न दे सावरकर का देती। अपमान करने पर मुकदमा हुआ और वो लड़ वो लड़ रहे हैं ना, साहब उसी कहे भाई मुझसे गलती हो गई, माफी मांगता हूँ। नहीं मांग रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं राहुल लेकिन गांधी मुझे और लग रहा है कि सावरकर जो थोड़ी बार ना। बार विपक्ष प्रश्न उठा था, मुझे लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में सावरकर को भारत रत्न दे देती है तो ये बहुत बड़ा एक सम्मान अब कौन सावरकर के लिए रोक रहा है? होता आप दे दें। 10 साल से आप प्रणब मुखर्जी को दे सकते हो, आप बाकी लोगों को भारत रत्न दे सकते हो, आप सावरकर को नहीं दे रहे। इसका जवाब भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में देना सही पड़ेगा। बात की आपने। मैं तो ये कहना चाह रहा था, सावरकर जी के बारे में हमारे देश में बहुत कुछ अनाप शनाप बोला जाता है। एक फिल्म आई है, रणदीप हुड्डा ने बनाई है, आपको OTT पर मिल जाएगी, उस फिल्म को आप देखिए। मैंने देखी, बड़ी अच्छी फिल्म लगी, इसलिए कह रहा हूं देखिए, कम से कम सावरकर जी के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगी। अब चलते हैं बिहार। बिहार में भी और आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है। आप कहेंगे आरक्षण अब क्यों? वहां तो जाति जनगणना हो गई, उसके बाद जाति जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ा दिया गया था, 65% कर दिया गया था, अदालत ने रोक दिया। आरजेडी तेजस्वी यादव इसी 65% आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर आज पूरे बिहार में धरना दे रहे हैं। बिहार के सारे 38 जिलों में आरजेडी का प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। पटना में आरजेडी मुख्यालय के बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहा है और यहां पर तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। आपको याद होगा नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की थी और उसके बाद 65% आरक्षण लागू कर दिया था पूरे बिहार में। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। अब आरजेडी मांग ये कर रही है, अब जेडीयू सरकार में शामिल हो गई है केंद्र में, तो केंद्र में मोदी जी के ऊपर दबाव डाले और ये 65% आरक्षण को लागू कराने के लिए इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा दे। 9 शेड्यूल में जो चीज चली जाती है उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये उनकी मांग चल रही है। कुछ रिएक्शन हैं इस पर, सुने। कल हम खुद धरने पे बैठ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और नाइंसाफ़ी की जा रही है पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलित आदिवासी भाइयों के साथ। और किसी भी कीमत पर जो महागठबंधन की सरकार, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, 65% किया, जाति जनगणना कराई, किसी भी कीमत पे इसको शेड्यूल 9 में हम लोग करवाएंगे। चाहे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को घुटने पे टिकवाने पड़े। वही लोग हैं ना जो चुनाव में कहे संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे ये लोग समाज को भरमाने का, जातीय उन्माद पैदा कर लड़ाने का, जब जब चुनाव आएगा सत्ता तक पहुंचने के लिए नौटंकी करते हैं। आज हम सबसे पहले हम लोग समर्थन किए, जब जब गरीबों के हित की बात आई, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के उत्थान की बात आई, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ कर करके उसका समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने सदन में समर्थन किया था कि जो जातीय गणना बिहार के अंदर हुआ, 6000 से कम आमदनी वाले लोग जो सबसे गरीब 34% हैं उसको प्राथमिकता दीजिए। ये वो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं जिन्होंने समर्थन किया था इसी 65% आरक्षण का। तब वे विपक्ष में थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ मिलकर के थे। आरजेडी गलत मांग तो नहीं कर रही इनसे? देखिए, नीतीश कुमार और जब तेजस्वी सरकार में तब यह हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको जातिगत जनगणना का मतलब सर्वे का समर्थन किया था और ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले भी थे। उस समय नीतीश कुमार और लालू गए थे, तो पीएम ने कहा था कि आप प्रदेश में करवाने के स्वतंत्र हो, आप करवा सकते हो। अब करवा लिया, हाईकोर्ट में इस पर रोक लग गई है। अब तेजस्वी यादव इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं 2025 विधानसभा चुनाव के पहले। तेजस्वी को पता है कि अब उनको अपना मोड़वर्क मजबूत करना, और जिस तरीके से उन्होंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को दलितों का, ओबीसी का एक वोट मिला और अखिलेश यादव सीधे 37 सीटों पर पहुंच गए, तो अब लालू के बेटे को लग रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पहुंच सकते हैं, तो मैं बिहार में ये वोट क्यों नहीं ले सकता। और अब वो ये मांग कर रहे हैं कि इसको नवी अनुसूची के अंदर आप शामिल कीजिए।
अब इसमें नीतीश भी फंसे हुए। नीतीश कुमार को उस समय यह पता नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। नीतीश कुमार ये बात कह चुके थे, जानते पूछते क्या होगा कि पता है इसको अदालत रोक देगी। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हम केंद्र से मांग करेंगे कि नवी अनुसूचित इसमें शामिल किया जाए। अब करवाएं। अब वो कर रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार को जवाब देना मुश्किल होगा कि तब आपने कहा था कि नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, तो अब तो आपके समर्थन से सरकार चल रही है। अब तो ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। आप बिहार के लिए अगर ये लागू करना चाहते हो तो आप क्या जो तेजस्वी ने मांग की उसका समर्थन करेंगे? मुझे लग रहा है इसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। मैं वही बात कहना चाह रहा था। नीतीश जी ने करवा दिया उस तब भाई हाँ कर दो, कौन सा लागू हमको करना है। नहीं, बिल्कुल अब आज मोदी जी के सर पे जाकर के ठीकरा फोड़ो। उस वक्त नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से लड़ना था। नीतीश कुमार के पास और कोई ताकत थी नहीं, तेजस्वी को तो वैसे भी इसके अलावा कोई और राह सूझ नहीं रही, तो अब यही तरीका करना था। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अगर 50% आरक्षण देकर आरक्षण पाने वालों का भला नहीं किया तो आप 65% देकर कैसे करोगे? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कुछ दिक्कत उस आरक्षण देने के तरीके में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा जो SC ST का रिजर्वेशन है, जो OBC का रिजर्वेशन है, उनके अलावा किसी और को रिजर्वेशन मिलने नहीं जा रहा है। ये सीलिंग लगाई इसलिए गई थी कि जो रेस्ट होगा, बचा हुआ होगा, उसमें एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक प्रतिस्पर्धात्मक समाज पैदा होगा, जो क्वालिटी जिसको हम कहते हैं ना कि आगे देश बढ़ेगा, जिस विकसित भारत की बात होती है। और मुझे लगता है कि ये हर किसी को पता है कि नौकरियां पैदा करना ज्यादा जरूरी है। रिजर्वेशन की सीमा ठीक ठाक है, उसमें जो रिजर्वेशन से लाभ पाई हुई जातियां हैं उनको बाहर कीजिए, जो नीचे रहेगा उनको हाथ पकड़ के ऊपर लाइए। सीधा सा फॉर्मूला है, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, आप लोग तो समझिए। बिल्कुल ठीक।